हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक मास्टर। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कांस्टेंट्स क्या होते हैं और सी प्लस प्लस के अंदर कांस्टेंट्स कैसे बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कांस्टेंट्स की और फिर हम कोड करके देखेंगे कि कांस्टेंट कैसे बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट्स हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर या मैथमेटिक्स के अंदर हम कहते हैं कि वो वैल्यूज जो हमारे पास फिक्स्ड होती हैं, यानी जिनको हम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं कि वो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, या हम उनको क्या कहते हैं कि वो लिटरल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई एक वैल्यू है 2092, अब ये क्या है, ये एक लिटरल है। ये कौन सा लिटरल है? ये एक इंटीजर टाइप वैल्यू है, इसलिए हम कहेंगे ये एक इंटीजर लिटरल है। अब ये लिटरल से क्या मुराद है? यानी इससे मुराद ये है कि ये कांस्टेंट है। हमेशा 2092 हमेशा रिप्रेजेंट करेगा एक नंबर को 2092। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग 200 और दिस इज रिप्रेजेंटिंग 300। इट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ नंबर 2092, और हम इसको अपने प्रोग्राम के अंदर जहां भी यूज करेंगे और हम वहां पर यही कहेंगे कि ये एक नंबर है 2092। इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब हमारे पास जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं, वो हमने जो हमारे पास इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर जो है, उन सब के हमारे पास लिटरल्स बन सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट तरह के लिटरल्स होते हैं: इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, बूलियन, करैक्टर्स, स्ट्रिंग लिटरल्स। और इनकी आगे जो डिटेल्स हैं उसको भी अभी हम फर्दर डिस्कस करते हैं वन बाय वन। अब जो कांस्टेंट्स हमारे पास होते हैं ना, ये वेरिएबल की तरह ही होते हैं। इनको वेरिएबल की तरह ही ट्रीट किया जाता है, लेकिन इनमें और वेरिएबल में सिर्फ एक डिफरेंस ये होता है कि जब हम कांस्टेंट के अंदर एक वैल्यू डिफाइन कर देते हैं, जब हम वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं कांस्टेंट में, तो हम उसको बाद में मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो एक दफा जब हम कांस्टेंट के अंदर वैल्यू डाल देते हैं, उसको बाद में अपडेट नहीं किया जा सकता। We can only read a value from a constant once it is defined, unlike variables where we can update the value during the execution of program. So this is the basic difference between the constant and the variables. Now we will discuss in detail about integer literals and all the different basic data types literals. Let's start with an integer literals. अब इंटीजर हमारे पास कोई भी नंबर है, लेट्स से अभी हमने जो एग्जांपल दी 2092, ये हमारे पास एक इंटीजर है। अब इंटीजर को हम प्रोग्रामिंग यानी सी प्लस प्लस के अंदर हम तीन तरह से लिख सकते हैं। एक, हम उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, यानी बेस 10 के अंदर। एक, हम उसकी ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, यानी बेस 8 के अंदर। और एक, हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं उसकी हेक्साडेसिमल यानी बेस 16 के अंदर। अब अगर हम जो नॉर्मल इंटीजर लिखते हैं, जैसे अभी हमने लिखा 2092, ये एक हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है, डेसिमल की रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं कोई और इंटीजर लिखना चाहता हूं, जो कि मैं चाहता हूं कि मैं ऑक्टल में रिप्रेजेंट करूं या हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उस इंटीजर के साथ एक प्रीफिक्स ऐड करना पड़ेगा, 0x और 0x, अगर मैं हेक्साडेसिमल में लिखना चाहता हूं, यानी 0x स्मॉल में या 0 कैपिटल एक्स में हेक्साडेसिमल के लिए, और 0 ऐड करना पड़ेगा अगर मैं ऑक्टल में लिखना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक नंबर है 200, ये मेरे पास एक नंबर आ गया। अगर मैं इसको प्री फिक्स करना चाहता हूँ, हेक्साडेसिमल में लिखना चाहता हूँ, तो मुझे इस नंबर को प्री फिक्स करना पड़ेगा विद 0x। अब ये नंबर जो है, ये मेरे पास एक इंटीजर लिटरल है, और ये किस फॉर्म में लिखा गया है? हेक्साडेसिमल में लिखा गया है। इसी तरह से अगर मैं किसी नंबर को लिखना चाहता हूँ ऑक्टल में, तो नंबर है लेट्स से 200। अब अगर मैं इसको प्री फिक्स कर दूंगा विद 0, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? किस फॉर्म में आ जाएगा? ऑक्टल फॉर्म में आ जाएगा। अब अगर मैं सिर्फ लिख दूंगा 200 और इसमें कोई भी प्रीफिक्स ऐड नहीं करूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा डेसिमल फॉर्म के अंदर। अब ये हो गया प्रीफिक्स की बात। हम अपने इंटीजर लिटरल के साथ कुछ सुफिक्स भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स से अगर यही नंबर है 200, इसके साथ में आगे ऐड कर देता हूं u, तो ये बन जाएगा अनसाइंड इंटीजर। इसी तरह से अगर मैं इसके साथ एक सुफिक्स ऐड कर देता हूं l,
तो ये मेरे पास बन जाएगा लॉन्ग इंटीजर। तो इंटीजर लिटरल्स के अंदर ये हमारे पास डिफरेंट तरह की रिप्रेजेंटेशन आती है कि डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के अंदर हम नंबर को लिख सकते हैं। और ये लिटरल क्यों कहलाते हैं? क्योंकि दिस नंबर विल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ वन एंड यूनिक नंबर इन मैथमेटिक्स, यानी 2092 ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम 2092 ही रहना है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये हमारे पास इंटीजर लिटरल है। इसी तरह से ये कुछ एग्जांपल्स हैं। 2092 जैसे हमने लिखा, ये डेसिमल में रिप्रेजेंटेशन है। ये अगर यहाँ पर हम देखें जीरो सुफिक्स किया, प्रीफिक्स किया गया, ये हमारे पास आ गई ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे 0x सुफिक्स किया गया है तो ये हमारे पास आ गई रिप्रेजेंटेशन इन हेक्साडेसिमल। यहाँ सॉरी, ये हमारे पास प्रीफिक्स किया गया तो ये रिप्रेजेंटेशन आ गई हमारे पास इन हेक्साडेसिमल। अब ये हमारे पास सुफिक्स किया गया है u, तो ये हमारे पास आ गया अनसाइंड इंटीजर। यहाँ पे सुफिक्स किया गया है l, तो ये हमारे पास आ गया जी लॉन्ग इंटीजर। अब हम चलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स की तरफ। अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कोई नंबर है, लेट्स से 200.2। जब हमारे पास कोई नंबर इस तरह से लिखा जाता है तो ये हमारे पास, क्योंकि ये फ्रैक्शनल नंबर है तो इसलिए हम कहते हैं ये फ्लोटिंग पॉइंट में आ गया। नहीं, फ्लोटिंग पॉइंट में फ्रैक्शनल वैल्यू इसमें इंक्लूड होगी है, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। अब जब हम किसी नंबर को इस तरह से लिखते हैं तो ये नंबर बाय डिफॉल्ट जो कंपाइलर है वो इसको क्या समझता है कि ये डबल टाइप का नंबर है। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूं कि ये नंबर डबल की बजाय मैं इस नंबर को ट्रीट करना चाहता हूं एज अ फ्लोट, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस नंबर के साथ सुफिक्स ऐड कर दूंगा f का। नाउ दिस नंबर विल बी ट्रीटेड एज ए फ्लोट। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये नंबर जो है ये मेरे पास डबल भी ना हो, फ्लोट भी ना हो, बल्कि क्या हो, लॉन्ग डबल हो, तो मुझे इसके साथ क्या लिखना पड़ेगा, l। नाउ दिस नंबर विल बी ट्रीटेड, सॉरी, अगर ये नंबर लिखा हुआ है 200.2, तब ये मेरे पास क्या होगा, लॉन्ग डबल। ये मेरे पास क्या हो जाएगा जी, लॉन्ग डबल हो जाएगा। अब ये तीन तरह के हमारे पास क्या हैं जी, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स हैं। अगर हमने सिंपल लिखा गया है तो कंपाइलर उसको डबल नंबर के तौर पर ट्रीट करेगा और इसका जो साइज होगा वो 8 बाइट होगा। अगर हम उसको फ्लोटिंग पॉइंट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, वी हैव टू ऐड अ सुफिक्स f with that number and the size of that would be 4 bytes। एंड अगर हम उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इन लॉन्ग डबल, वी हैव टू ऐड अ सुफिक्स l with that and the size will be 16 बाइट्स। ये हो गया हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। अब बुलियन लिटरल जो हमारे पास होते हैं, सी प्लस प्लस के अंदर दो तरह के बुलियन लिटरल हमारे पास होते हैं। वन इज द ट्रू एंड द अदर वन इज फॉल्स। ट्रू इज यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग अ वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स रिप्रेजेंट अ वैल्यू फॉल्स। तो ये दो तरह के सिंपल लिटरल बुलियन लिटरल्स हैं। हमारे पास दो वैल्यूज हैं, ट्रू और फॉल्स। दैट विल, ट्रू विल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ वैल्यू ट्रू, और फॉल्स हमेशा फॉल्स को ही रिप्रेजेंट करेगा। हम कभी ये नहीं कह सकते कि लिखा फॉल्स है और हम कह रहे हैं कि ये ट्रू है, ऐसा कभी नहीं होगा। ट्रू विल ऑलवेज रिप्रेजेंट ट्रू एंड फॉल्स विल ऑलवेज रिप्रेजेंट फॉल्स। दैट व्हाई दीज आर नाउन एज लिटरल्स। अब करेक्टर लिटरल्स पे हम आते हैं तो हमारे पास करेक्टर लिखने के हमारे पास जो तरीकाकार है, कोई भी अगर हमने करेक्टर बनाना है सी प्लस प्लस के अंदर तो हम उसको इनक्लोज करते हैं विद ए सिंगल कोट और इसके अंदर हम करेक्टर लिखते हैं। लेट्स सपोज मैंने कोई करेक्टर लिखा y, तो ये हमारे पास हो गया एक करेक्टर लिटरल। अगर मैंने कोई करेक्टर लिखा a, तो ये हमारे पास आ गया करेक्टर लिटरल। अब हमारे पास दो तरह के करेक्टर लिटरल हो सकते हैं। एक हमारे पास प्लेन करेक्टर लिटरल, यानी जो ये मैंने अभी यहाँ बनाए हैं, और दूसरे हमारे पास हो सकते हैं स्केप सीक्वेंसेस। स्केप सीक्वेंसेस का मतलब ये है कि ये हमारे पास वो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो खुद स्क्रीन पर प्रिंट नहीं होते बल्कि उनके मीनिंग्स प्रिंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक कैरेक्टर लिखा है \n, अब यहाँ पर n करेक्टर है और एक बैक स्लैश ऐड की गई है, दिस बैक स्लैश इज स्केप करेक्टर। ये रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारे पास जो है ये स्केप सीक्वेंस है। ठीक है, ये सिंपल करेक्टर नहीं है, ये क्या है, स्केप सीक्वेंस है। इसका मतलब ये होगा स्क्रीन पे बैक स्लैश n प्रिंट नहीं होगा बल्कि इसका मीनिंग प्रिंट होगा। इसका मीनिंग क्या है कि हमारे कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव कर देना, एक न्यू लाइन में मूव कर देना। तो ये बैक स्लैश एन का मतलब है। इसी तरह बैक स्लैश टी का मतलब है टैब। तो ये डिफरेंट क्या है हमारे पास करेक्टर्स
लिटरल्स हैं। तो दो तरह के हमारे पास हैं, एक प्लेन और एक हमारे पास स्केप सीक्वेंसेस। ये कुछ स्केप सीक्वेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं। स्केप सीक्वेंसेस यानी या करेक्टर लिटरल जो कि स्केप सीक्वेंसेस हैं, वो हमारे पास खुद स्क्रीन पर प्रिंट नहीं होंगे, बल्कि उनका मीनिंग स्क्रीन के ऊपर क्या होगा, प्रिंट होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाते हैं, वो हमारे पास आते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स। जैसे हमने देखा करेक्टर्स को हम सिंगल कोट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह स्ट्रिंग को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हम डबल कोट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग हमारे पास होती है कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर या अरे ऑफ करेक्टर्स, तो हम ऐसे लिखते हैं। अवैस अगर मैंने लिखा तो ये हमारे पास इसमें 1 2 3 4 5 करेक्टर्स हैं। इसके अंदर हम स्पेस को भी छोड़ देते हैं, तो ये 5 करेक्टर्स हैं जो कि मिलके क्या बना रहे हैं, एक स्ट्रिंग बना रहे हैं। अब स्ट्रिंग करेक्टर्स ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं करेक्टर लिटरल्स की तरह। जो स्ट्रिंग लिटरल्स हैं वो करेक्टर लिटरल्स की तरह ही होते हैं। इसमें हम वही हमारे पास प्लेन करेक्टर्स होते हैं और स्केप सीक्वेंसेस होते हैं। लेट्स से यहाँ पर हमने 3 एग्जांपल्स इंक्लूड किए हैं। ये हेलो कॉमा डियर, ये स्क्रीन पर हेलो कॉमा डियर प्रिंट करेगा। इसी तरह यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर हमने हेलो कॉमा यहाँ पर एक स्केप सीक्वेंस यानी स्केप करेक्टर यूज किया है। उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन में डियर प्रिंट किया है। ये स्केप करेक्टर क्या करेगा, ये जस्ट स्ट्रिंग को रीडेबिलिटी के लिए नेक्स्ट लाइन में लेके जाएगा हमारे एडिटर के अंदर। लेकिन जब हम इसको स्क्रीन पर प्रिंट करेंगे तो ये एक ही लाइन के अंदर हमें हेलो कामा डियर क्या करेगा, प्रिंट करेगा। सेम गोज विद दिस एग्जांपल्स। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर हमने हेलो लिखा है कोटेशन के अंदर और फिर उसके बाद डी लिखा है और फिर हमने क्या लिखा है, ई ए आर। ये भी सेम आउटपुट ही क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा हमारे पास स्क्रीन के ऊपर। तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट तरह से हमने इसको स्ट्रिंग को लिखा है, लेकिन तीनों दफा हमारे पास आउटपुट क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हमारे पास स्ट्रिंग लिटरल्स आर मच सिमिलर टू द करेक्टर लिटरल्स। दे कंटेन्स द प्लेन करेक्टर्स एंड आर द स्केप करेक्टर्स। ठीक है, प्लेन करेक्टर्स जो है उनको हम इस तरह से डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। और ये हमने एक एग्जांपल देखी है स्केप करेक्टर की, जो कि क्या कर रहा है, रीडेबिलिटी के लिए एडिटर में सिर्फ क्या कर रहा है, स्ट्रिंग को मल्टी लाइन में लेके जा रहा है, लेकिन जब हम उसको प्रिंट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वो सेम लाइन में ही प्रिंट होगा। अभी हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है कि अगर हम कांस्टेंट्स खुद से बनाना चाहते हैं तो हम किस तरह से कांस्टेंट्स को बनाएंगे। जैसा कि हमने देखा कि कांस्टेंट्स हम क्या कहते हैं, जो फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं प्रोग्राम के अंदर, जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी, कांस्टेंट्स हैं। और एक दफा जब हम कांस्टेंट बना देते हैं तो हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसा कि हमने देखा था कि वेरिएबल कैसे बनाए जाते हैं। अगर मैं एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ इंट a इज इक्वल टू 5, तो इस लाइन के अंदर मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया जिसमें ये हमारे पास आ गई डेटा टाइप, ये आ गया वेरिएबल का नाम और ये आ गया वेरिएबल का कंटेंट। अब वेरिएबल की वैल्यू को मैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम किसी भी टाइम पर अपडेट कर सकता हूँ। लेट्स से नेक्स्ट लाइन में आपने लिखा a इज इक्वल टू 10, और अगर अभी आप a को प्रिंट कराएंगे तो a में 5 नहीं बल्कि 10 आएगा। लेकिन अगर मैं क्या करना चाहता हूँ, कांस्टेंट बनाना चाहता हूँ, तो मेरे पास उसकी वैल्यू को मैं अपडेट नहीं कर सकूंगा एक दफा जब मैं उसे डिफाइन कर लूंगा। लेट्स से अगर आप एक कांस्टेंट बनाना चाहते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट बनाने के दो तरीके हैं। एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के जरिए यानी हैश डिफाइन को यूज करते हुए हम कोई मैक्रो डिफाइन करेंगे, जिसको हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे एज अ कांस्टेंट। और दूसरा तरीका कार है यूजिंग ए कांस्ट कीवर्ड, कि हम कांस्ट का कीवर्ड लिख दें किससे पहले, ये जो हम बना रहे हैं, जो कांस्टेंट बना रहे हैं उससे पहले हम क्या लिखते हैं, कांस्ट का कीवर्ड लिख दें, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। अगर देखें यहाँ तक जो थी वेरिएबल, हम अगर हमने सिर्फ ये लिखा होता तो ये वेरिएबल बनता। इससे पहले अगर हम कांस्ट का कीवर्ड लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल नहीं बल्कि कांस्टेंट बन जाएगा। अब इस मेमोरी के कंटेंट्स को हम अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हम कांस्टेंट बना सकते हैं। और कांस्टेंट की एक खास बात ये होती है कि हम
कांस्टेंट को इनिशियलाइज किए बगैर क्रिएट नहीं कर सकते। यानी आप यूं नहीं कर सकते कि आप लिखें कांस्टेंट इंट ए, ऐसा हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट के बारे में हमने पढ़ा कि जब हम एक दफा कांस्टेंट बना देते हैं फिर हम उसकी वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते। अभी देखिए यहाँ हमने कांस्टेंट बना दिया, अब हम नेक्स्ट लाइन में जाके a इज इक्वल टू 5 नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जब बना दिया उसके बाद हम उसको मॉडिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि a में अगर हम इस तरह ही छोड़ दें तो a में गार्बेज वैल्यू पड़ी होती है, तो ये हमें अलाउ ही नहीं करेगा कि हम एक कांस्टेंट बनाएं विदाउट गिविंग एन इनिशियल वैल्यू। तो ये तरीकाकार हमारे पास क्या होगा, गलत होगा। हमें यहीं पर बनाते वक्त ही इसको क्या करना पड़ेगा, एक वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। अभी हम जाते हैं और प्रैक्टिकली देखते हैं ये सारे कंसेप्ट जो हमने यहाँ पर गैदर किए हैं, इनको अब प्रैक्टिकली देखते हैं कोड एडिटर के अंदर कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। ये अब मैं कोड एडिटर में आ चुका हूँ। यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेफ सी प्लस प्लस को मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि कांस्टेंट्स के बारे में जो अभी हमने कंसेप्ट्स गैदर किए हैं उनको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिटरल के बारे में कहा था कि मैंने कहा ये कोई भी फिक्स वैल्यू होगी जिसको हम यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे। अगर हम इंटीजर लिटरल की बात करते हैं तो ये हमारे पास हमने 2092 हमने कहा विल ऑलवेज रिप्रेजेंट 2092। हम 2092 लिख के ये नहीं कह सकते कि ये 2093 है या 203 है। ये ऑलवेज एक नंबर 2092 को ही रिप्रेजेंट करेगा हमारी एक्सप्रेशन के दौरान। ठीक है, तो अगर हम इसको क्या करते हैं, कंपाइल और रन करते हैं और अपनी आउटपुट को देखते हैं, तो ये हमारे पास 2092 स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ गया। ये हमारे पास जो लिटरल है ये है हमारे पास इंटीजर लिटरल। अब अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि वाकई ही ये एक इंटीजर वैल्यू है, क्योंकि देखें अभी तो हमने सिर्फ ये नंबर लिखा है ना, हमने इसको किसी वेरिएबल में डेटा टाइप तो इसकी डिफाइन नहीं की, तो ये हमने अब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि वाकई ये एक इंटीजर लिटरल है, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें अगर हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जो हमें बता दे कि इस नंबर की टाइप क्या है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये किस टाइप का लिटरल है। तो टू display the type or to find out the type of a particular number in C++, we have to make a use of a library। तो उस लाइब्रेरी को हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं, उसका नाम है टाइप इन्फो। इसको हम यूज करेंगे और ये हमें किसी भी नंबर की टाइप बता देगा। लेट्स से मैं यहाँ पर एक फंक्शन यूज करने वाला हूँ टाइप आईडी के नाम से। यहाँ पर मैं कोई भी नंबर पास करता हूँ और इसके साथ में एक फंक्शन कॉल कर लेता हूं डॉट नेम का। अब ये मुझे क्या करेगा, इस नंबर की जो भी डेटा टाइप होगी उसका नाम जो इसने रखा हुआ है वो मुझे रिटर्न करेगा। लेट्स से मैं अब यहाँ पर आके इसको कंपाइल करता हूँ, कंपाइल एंड रन। तो यहाँ देखें ये नंबर मेरे पास प्रिंट हुआ है 2092 और उसके साथ आई प्रिंट हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये एक इंटीजर लिटरल है। आई का जो हमारे पास कैरेक्टर यहाँ पर आया है ये इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। अब मैंने कहा था कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं किसी नंबर के साथ उसको ऑक्टल में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, हमने कहा था इंटीजर लिटरल को हम ऑक्टल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गई डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में। लेट्स से एक नंबर है 034 लिख देता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पर आके भी 034 करता हूँ। नाउ दिस इज स्टिल एन इंटीजर लिटरल और ये रिप्रेजेंटेशन है किसके अंदर, ऑक्टल के अंदर। अगर मैं यहाँ पे आऊँ दिस 034 इन ऑक्टल लिखा गया है। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट और कंपाइल एंड रन करूं तो हम देखेंगे कि मेरे पास स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा आया, आई लिखा आया और नंबर की जगह जो मैंने प्रिंट किया था 034 लिखा था उसकी जगह 28 लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये 034 जो ऑक्टल के अंदर है ये डेसिमल के अंदर नंबर 28 को रिप्रेजेंट करता है और ये मेरे पास क्या है, एक इंटीजर लिटरल है। अब क्या ये वाकई ठीक है कि 34 ऑक्टल में जो है रिप्रेजेंट करता है 28 को? तो मैंने यहाँ पर एक डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्टर ओपन किया और उसके अंदर मैंने लिखा 28, एक मैंने डेसिमल में नंबर लिखा तो उसने मुझे उसका ऑक्टल रिटर्न कर दिया कि इसका जो ऑक्टल नंबर है वो 34 है। इसी तरह से जो इसका हेक्साडेसिमल है वो है 1C। यानी अगर मैं अपने एडिटर में आऊं और यहाँ पर आकर 1C लिखूं, ये 1C मेरे पास हो गया ऑक्टल सॉरी हेक्साडेसिमल। लेकिन हेक्साडेसिमल को C++ में अगर मैंने रिप्रेजेंट करना है तो आई हैव टू प्रीफिक्स इट विद द 0x, 0 स्मॉल x और 0 कैपिटल x। अब अगर मैं इसको प्रीफिक्स कर दूंगा तो अभी आप देखें मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख देता हूँ। मैंने ये
इंटीजर लिटरल बनाया है, लेकिन ये किस रिप्रेजेंटेशन में है, हेक्साडेसिमल में। इसको मैं कंपाइल एंड रन करता हूं तो देखें इट विल स्टिल डिस्प्ले 28। इसका मतलब है 28 इन हेक्साडेसिमल इज रिप्रेजेंटेड बाय 1C एंड 28 इन ऑक्टल इज रिप्रेजेंटेड बाय 034, यानी 34 जीरो सो हमने प्रीफिक्स कर दिया। ये तो होगी प्रीफिक्स की बात। अब हमने कुछ सुफिक्स की बात की थी कि सुफिक्स हम क्या करते हैं। लेट्स से मैंने अगर लिखा 200U, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक साइंड इंटीजर है, ठीक है जी। ये सॉरी, ये अगर मैंने कहा 200 एंड यू, दिस मींस दिस इज एन अनसाइंड इंटीजर लिटरल। अब अगर मैं इसको कंपाइल एंड रन करूंगा तो यहाँ पर देखें अब ये आई नहीं आएगा, बल्कि ये यहाँ पर जे आया है। यहाँ पर 200 लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है, जे। जे रिप्रेजेंट करता है, ये जो फंक्शन है जब ये जे रिटर्न करता है ना, इसका मतलब ये है कि ये अनसाइंड इंटीजर है। ये जो नंबर है ना, ये अनसाइंड है। आप इसके साथ माइनस नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसके साथ माइनस लिखेंगे और इसको दोबारा कंपाइल करेंगे, दिस विल लीड टू ए मिसलीडिंग रिजल्ट, ठीक है जी, अनइंटेंडेड रिजल्ट। आप देखें आपने नंबर लिखा -200, अनसाइंड था तो आपने माइनस डाल दिया जब उसके साथ, तो देखें ये आपके पास रिजल्ट क्या हो गया, खराब हो गया। इसलिए ये हमारे पास क्या है, अनसाइंड इंटीजर को हम क्या करते हैं, सुफिक्स करते हैं विद यू। इसी तरह अगर मैं इसके साथ एल लिख दूं तो ये मेरे पास लॉन्ग इंटीजर बन जाएगा। अब देखिए अब हमें क्या रिटर्न होता है। अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास इसने 200 और साथ में हमारे पास एल रिप्रेजेंट रिटर्न किया। इसका मतलब ये है दिस इज ए लॉन्ग इंटीजर। ये हमारे पास होगी इंटीजर लिटरल की बात। इसी तरह से अब हम चलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। अगर हमने कोई नंबर लिखा है 200.2, ठीक है जी, अगर हम इसी तरह से लिखते हैं 200.2, मैंने कहा था कि ये नंबर जब हम इस तरह से किसी नंबर को एक्सप्रेशन के अंदर लिखते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट कंपाइलर इसको डबल की फॉर्म में कंसीडर करता है कि ये एक डबल नंबर। अगर हम इसे जाएं कंपाइल एंड रन करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये डी इसने प्रिंट आउट किया। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर हमने लिखा है फ्रैक्शनल वैल्यू, ये बाय डिफॉल्ट ट्रीटेड होती है एज ए डबल नंबर। अगर फिर भी हमें चेक आउट करना है कि वाकई ये डबल है या नहीं, तो हम यहाँ पर साइज ऑफ फाइंड आउट कर लेते हैं इस नंबर का। मैंने लिखा 200.2, तो साइज ऑफ मेरे पास जो 200.2 है, तो हम देखते हैं कितने बाइट है। इसको मैं सिंपली यहाँ आता हूँ, कंपाइल करता हूँ, तो यहाँ पर देखें ये इस नंबर का साइज जो है हमारे पास 8 बाइट आ रहा है। ये डबल नंबर है और इसका साइज 8 बाइट है। अब अगर मैं इस नंबर को फ्लोट में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो मुझे इसको सुफिक्स करना पड़ेगा विद ए एफ। अब देखें हमारे पास डबल जब हमने किया था तो हमें डी रिटर्न हुआ था, और जब अब हमने फ्लोटिंग पॉइंट कर दिया है तो इसमें हमें एफ रिटर्न हुआ है। और अब ये नंबर जो है 4 बाइट्स ले रहा है मेमोरी। डी वाला ले रहा था हमारे पास 8 बाइट्स और ये हमारे पास कितना ले रहा है, 4 बाइट्स। अब अगर मैं इसको क्या कर दूं, चेंज कर दूं विद लॉन्ग एल, अगर मैं इसके साथ लिख दूं, अब ये मेरे पास क्या बन जाएगा, लॉन्ग डबल बन जाएगा। और ये मेरे पास किसको रिप्रेजेंट करे, इसका इसका जो साइज होगा, ये अब देखें इसने अब ई रिटर्न किया। ई का मतलब होगा लॉन्ग डबल। अगर ये एल रिटर्न करता ना तो ये लॉन्ग इंटीजर होता। इसने ई रिटर्न किया, ये लॉन्ग डबल है। और अब इसका साइज देखें, इसका साइज हमारे पास हो चुका है कितना, 16। तो ये हमारे पास हो गया जी फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल की बात। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो था करेक्टर लिटरल्स या बुलियन लिटरल्स। बुलियन में हमने कहा था कि दो तरह की वैल्यूज हैं, एक है हमारे पास ट्रू और दूसरी है हमारे पास फॉल्स। तो ये तो हमारे पास सिंपल सी बात होगी कि हम सिंपल दो वैल्यूज को ही बूलियन में यूज कर सकते हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स। तो ये हमारे पास बूलियन लिटरल्स हैं, ठीक है जी। ये देखें ट्रू की जगह यहाँ 1 प्रिंट आउट होता है और फॉल्स की जगह 0। तो ये तो सिंपल है बूलियन लिटरल। अब अगर हम कांस्टेंट लिटरल की तरफ आते हैं तो हमारे पास जो है कांस्टेंट जब हमने बनाना होता है, सॉरी करेक्टर लिटरल बनाना होता है, तो हम करेक्टर को किसी भी करेक्टर को इनक्लोज करते हैं इन ए सिंगल कोटेशन। लेट्स से मैंने एक करेक्टर y लिखा है, ये हमारे पास तो सिंपल करेक्टर आ गया। अब अगर हम क्या करना चाहते हैं, कोई करेक्टर लिटरल यूज करना चाहते हैं, तो हमने कहा था एक हम प्लेन करेक्टर लिटरल जो कि इस तरह से मैंने लिखा है, और दूसरा हमारे पास होता है एस्केप सीक्वेंस। लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी आउट हेलो \n वर्ड। अब ये जो एस्केप सीक्वेंस है ये हमारे पास एक करेक्टर लिटरल है और ये खुद प्रिंट नहीं होगा,
बल्कि इसका मीनिंग प्रिंट होगा। इसका मतलब है हेलो प्रिंट होगा और बैकस्लैश n क्या करेगा, कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव करेगा और वर्ड नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होने वाला है। अब हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं तो हम आउटपुट देखते हैं, तो ये देखें ये हमारे पास यहाँ से नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हुआ। ये स्पेस क्यों आ रही है, क्योंकि ये बैकस्लैश n और इसके दरमियान यहाँ पर ये स्पेस है, इसलिए ये स्पेस यहाँ पे आ रही है। तो ये हमारे पास हो गया कि इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको कैरेक्टर लिटरल की बात कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर भी टाइप आईडी फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इसकी टाइप क्या है, तो हम सिंपली यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमने पहले लिखा था उसी पर हम जाते हैं। यहाँ पर अगर हम टाइप आईडी फाइंड आउट करना चाहते हैं, मैं इसको सबको हटा देता हूँ। मैं यहाँ पर सिंपल क्या करता हूँ, टाइप आईडी की जगह अगर मैं सिंपल लिख दूँ बैकस्लैश n यानी एक एस्केप सीक्वेंस यहाँ डाल दूँ, तो ये मुझे बता देगा कि ये मेरे पास किस टाइप का है जी, करेक्टर टाइप का। तो ये देखें ये सी प्रिंट हुआ है, इसका मतलब ये है ये करेक्टर लिटरल हमारे पास है। ये एस्केप सीक्वेंस जो है ये करेक्टर लिटरल्स में आते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम स्ट्रिंग्स की बात करते हैं कि जो स्ट्रिंग्स हैं हमारे पास, हम स्ट्रिंग्स कैसे बनाते हैं। हमने देखा था स्ट्रिंग, अगर मैं स्ट्रिंग लिटरल बनाना चाहता हूं, आई हैव टू इनक्लोज दैट इनटू ए डबल कोटेशन। लेट्स से मेरे पास कोई स्ट्रिंग लिटरल है हेलो कामा डियर। अब अगर मैं इसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराता हूं, तो ये देखें हमारे पास जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा, कंपाइल एंड रन करूंगा, तो मेरे पास ये इस तरह से स्क्रीन के ऊपर अब अगर मैं यहाँ पर इसी चीज को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर इस चीज को मूव करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसको मल्टी लाइन में नीचे वाली लाइन में लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ इस एडिटर के अंदर और आउटपुट के अंदर चेंज नहीं करना चाहता, तो मैं क्या करता हूँ, एक स्केप करेक्टर यूज कर लेता हूँ इस तरह से। तो ये मुझे मेरे पास क्या करेगा, ये स्ट्रिंग के अंदर स्केप करेक्टर ये सिर्फ क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को नेक्स्ट लाइन में मूव करेगा, लेकिन सिर्फ इस एडिटर के अंदर तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग बना देगा। लेकिन अगर मैं इसको प्रिंट आउट करूंगा स्क्रीन पे, तो आउटपुट मेरे पास स्टिल क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये मेरे पास क्या होता है, डिफरेंट तरह के मेरे पास स्ट्रिंग लिटरल्स हम यूज कर सकते हैं। तो द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द कैरेक्टर लिटरल इज that the string literals are enclosed in a double quotes whereas the character literals are enclosed in a single quote। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, which was defining a constant। अगर मैं कोई कांस्टेंट बनाना चाहता हूं, तो हमारे पास दो तरीकाकार हैं कांस्टेंट बनाने के। जैसे हम वेरिएबल बनाते थे, पहले हम वेरिएबल अगर हम देखें, तो मैंने अगर एक वेरिएबल बना दिया, लेट्स से वेरिएबल इंट a इज इक्वल टू 5, तो इस लाइन के अंदर मैंने दो काम किए, एक मैंने किया वेरिएबल डिक्लेरेशन और दूसरा काम किया मैंने वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। मैंने दोनों काम एक ही लाइन में कर दिए। आई कैन डू दिस in another way, I can declare the variable first and then I can initialize it। I can do this way as well। तो ये दो तरीके हैं, लेकिन ये दो तरीके मेरे पास सिर्फ वेरिएबल बनाते वक्त ही हम यूज कर सकते हैं कि हम उसको एक ही लाइन में डिक्लेयर करें और उसी लाइन में इनिशियलाइज करें, और या हम उसको अलग लाइन में डिक्लेयर करें और नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम उसको इनिशियलाइज करें। जबकि ये काम हम कांस्टेंट के अंदर नहीं कर सकते। कांस्टेंट में जब हम वैल्यू एक दफा डिफाइन कर देते हैं, फिर हम उसको अपडेट नहीं कर सकते। लेट्स से मैं कोई कांस्टेंट बनाना चाहता हूँ फ्लोट का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके साथ कांस्ट का कीवर्ड लिखना पड़ेगा और फिर मैं उसके साथ लिखूंगा फ्लोट, और फिर मैं साथ में उस कांस्टेंट का नाम दूंगा, लेट्स से द नेम ऑफ द कांस्टेंट इज पाई, और फिर मैं उसकी वैल्यू को डिफाइन करूंगा। नाउ आई विल आल्सो सुफिक्स इट विद f, दिस मीन दिस इज ए फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। ओके, अब ये मेरे पास एक कांस्टेंट बन चुका है। अब कांस्टेंट का तरीकाकार क्या हुआ, यहां तक तो वही है जिस तरह से वेरिएबल बनाते हैं, लेकिन अब हमने उसको क्या कर दिया, प्रीफिक्स कर दिया हुए थे कांस्ट कीवर्ड। अब अगर मैं नेक्स्ट लाइन के अंदर आके इस कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करूं, लेट्स से अगर मैं यहाँ पर 3.16 करने की कोशिश करता हूं और इसको कंपाइल करूंगा, तो ये मेरे पास एरर आएगा। अगर हम इस एरर को देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ से रिपोर्टिंग विंडो ओपन करेंगे, तो देखें कांस्टेंट एरर क्या है, असाइनमेंट ऑफ रीड ऑनली वेरिएबल पाई, यानी कि ये जो पाई है इसको सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, इसमें हम दोबारा से राइट नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है। अब इसी तरह से अगर हम क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, यहाँ में आकर इसको टू स्टेप में लेके जाऊं, अगर मैं यहाँ पर कांस्टेंट को सिर्फ यहाँ पर डिक्लेयर करूं
और नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको डिफाइन करूं, तो मैं ऐसा भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूं तो यहाँ पर ही मुझे इसकी इनिशियल वैल्यू देनी पड़ेगी। अब मैं अगर इसको कंपाइल करूं तो ये स्टिल मेरे पास क्या होगा, एक एरर होगा, क्योंकि हम कांस्टेंट को बना ही नहीं सकते। ठीक है, ये देखिए अनइनिशियलाइज कांस्टेंट पाई, हम अनइनिशियलाइज कांस्टेंट नहीं बना सकते। हमें कांस्टेंट बनाते वक्त ही उसको क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे क्या कर देता हूँ, इनिशियलाइज कर देता हूँ। अब ये तो हमारे पास आ गया तरीकाकार, एक तरीकाकार कांस्टेंट बनाने का। अब अगर मैं इसको कंपाइल करूंगा तो ये मेरे पास सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इस कांस्टेंट को बनाना चाहता हूं यूजिंग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, तो मैं यहाँ पर आऊंगा हैश डिफाइन, यहाँ पर मैं अब नाम दूंगा पाई और फिर यहाँ पर उसकी वैल्यू दूंगा। यहाँ ये मैंने जो पाई बनाया है ये क्या है, ये एक मैक्रो है। hash define is a preprocessor directives that will define this macro pi with a value 3.14, और हमें यहाँ पर टर्मिनेटर लगाने की और यहाँ पर इक्वल लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये दो तरीके हमने देखे। अब अगर मैं इसको यूज करूंगा अपने प्रोग्राम के अंदर, लेट्स से मैं यहाँ पर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल फाइंड आउट करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ फ्लोट रिजल्ट इज इक्वल टू, लेट से मैं कहता हूँ 2 पाई आर इज द फार्मूला, तो मैं कहता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय पाई को मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। पाई हमारे पास क्या था, मैक्रो था जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। मैक्रो क्या होता है, ये वो पीस ऑफ कोड है जिसकी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी इस जगह पर। प्रोग्राम में जहां पर हमने ये पाई यूज किया होगा उस जगह पर हमारे पास 3.14 रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 हो जाएगा। मल्टीप्लाई लेट से अभी के लिए मैं कहता हूँ रेडियस मेरे पास 2 है, तो अगर मैं इस रिजल्ट को प्रिंट कराऊंगा स्क्रीन के ऊपर, मेरे पास यहाँ पर इसकी वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ और ये देखें ये हमारे पास 12.56 जो है प्रिंट हो गया स्क्रीन के ऊपर। तो इस तरह से हम कांस्टेंट्स बना सकते हैं, एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को यूज करके और दूसरा हम कांस्ट के कीवर्ड को यूज करके कांस्टेंट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज वी कैन नॉट create an uninitialized constant, and the other thing is we cannot update the value of a constant once it is defined। तो ये सारा था कांस्टेंट के बारे में। आई होप कि आपको चीज़ों की समझ आई होगी। इन केस आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पुट अप कीजिएगा। मैं जितना जल्दी और जितना डिटेल्ड हो सकेगा उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।